कंगाल होता जा रहा है। पाकिस्तान में गरीबी और 7% बढ़ गई है। पाकिस्तान के लिए अब 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल बना हुआ है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भारत के मुकाबले में ताकतवर दिखना चाहता है और उसका मिशन है कि किसी भी हाल में भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसे में उसे लगता है कि भले ही आर्थिक मोर्चे पर उसकी हालत खराब हो जाए, लेकिन भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की यही सोच उसके लिए घातक बन गई है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान की सोच किस हद तक सही है और इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा जिससे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी उसका नजरिया नहीं सुधर रहा है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत लगातार खराब हो रही है और उसके बाद भी वो भारत के साथ अपनी दुश्मनी निभाना नहीं भूल रहा है। दत्ता साहब, आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान को बिल्कुल ये एहसास नहीं है कि वो किस तरह से कंगाल हो रहा है, लेकिन जो आतंकवाद फैलाने की उसकी सोच है वो और पनप रही है और बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि जो हालत आज पाकिस्तान का हो गया है, ये इनकी अपनी करनी है। वो पाकिस्तान जो लगातार भारत का डर दिखा दिखा के पाकिस्तान की फौज जो सत्ता में काबिज रहना चाहती थी, उसने आस्ते आस्ते करते करते अपने मुल्क को तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की फौज है वो 2 जगह से पैसा कमा रही थी। एक तो जो अमेरिका से इनको डॉलर मिलते थे तालिबान के खिलाफ जंग में मदद करने के लिए अमेरिकन के, और साथ साथ में जो अफगानिस्तान से ये ड्रग्स लेके पूरा दुनिया में व्यापार करते हैं ड्रग मनी का। और तीसरा इनका सोर्स ऑफ फंडिंग था जो भारत की काउंटरफिट करेंसी पाकिस्तान में छाप के उससे ये पैसा कमा रहे थे भारत के माध्यम से। तो जब ये अमेरिका और जब ट्रंप की गवर्नमेंट खास करके आई तो उनको ये पता चला कि पाकिस्तान उनके साथ में डबल गेम खेल रहा है। वो उधर से अमेरिकन को अम्बुश कराता है, उधर से तालिबान को कोई खबर देता है, उधर से तालिबान को उल्लू बना के उनपे हमला करवाता है। ड्रोन अटैक इसने करवाए पाकिस्तान ने, और अल जवाहिरी जो मारा गया वहां अफगानिस्तान में वो भी पाकिस्तान ने खबर दी। उसके ऊपर एक अवार्ड था, वो अवार्ड का पैसा भी पाकिस्तान ने ले लिया। तो भी जब एक फौज पाकिस्तान के अंदर कठपुतली सरकार चलाए और वो कठपुतली सरकार की अपनी कोई ताकत ना हो, वो पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान का डर और कश्मीर को कब्जा करने के लिए जो हरे बाग दिखाता रहा अपने अवाम को, उस चक्कर में पाकिस्तान आज के दिन कंगाल हो गया। और इसकी कंगाली की सबसे बड़ी वजह है इनकी अपनी फौज। अगर पाकिस्तान की अवाम को ये बात पता चल जाए सही तरीके से, हालांकि आस्ते आस्ते उनको पता चल रहा है। अगर आपके यूट्यूबर जो इनके लगातार ये फैक्ट्स जाहिर करते थे, आपको याद होगा इन्होंने 12 यूट्यूबर ही गायब करा दिए। तो वो यूट्यूबर क्या करते थे, वो पब्लिक में जाते थे, पब्लिक का ओपिनियन जो आता था वो टेलीकास्ट करते थे। वो कई उनके जो वीडियो है वो वायरल भी हो जाते थे। तो पाकिस्तान की अवाम को आस्ते आस्ते पता चल गया है कि पाकिस्तान की फौज ही उनको खा गई, उनको इस हालत में ले आई कंगाली की हालत में। बिल्कुल दत्ता साहब, और ये देखिए हैरानी की बात ये है कि ये 12 यूट्यूबर्स नहीं है, तकरीबन 56 यूट्यूबर्स। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान के हालात को जब लोगों के बीच रखा गया उस वक्त क्या कुछ करती है पाकिस्तानी सरकार। तिवारी जी, आपका भी ओपिनियन सर मैं जानना चाहूंगी, आखिर इसकी वजह क्या है? जिस तरह से विश्व बैंक ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चली है और दिन प्रतिदिन ये और ज्यादा बदतर होती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है। आखिर क्यों और क्या होगा इसमें? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने जो वार्निंग दी है, पिछला जो आईएमएफ ने लोन देने की जो शर्त रखी थी, उन्होंने कहा था कि कितनी 1.5 लाख करीब नौकरियां कम करे और 6 मंत्रालय बंद करे ताकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है वो कम हो, तभी लोन देने के लिए वो कंसिडर कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक अब ये तो कर नहीं पाए, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने भी ये कंडीशन दे दिया है कि आपके पैसे नहीं मिलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बाकी है, पेमेंट लोन नहीं रिपे कर पा रहे हैं, तो कैसे चलेगा, तो लोन नहीं मिल पा रहा। और ये कोई पॉजिटिव कदम
लेकिन जो भी लोन लेना है तो सरकार को आईएमएफ के जो शर्तें हैं और की शर्तें उसको मानना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक की शर्तें मानना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई मिलिट्री का रूल बहुत तगड़ा है और कोई पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल जो पूरा स्ट्रेंथ है वो ढंग से नहीं चल पा रहा। तो ये कौन लेगा ये संदेश, मतलब ये ऑर्डर, ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये मिलिट्री करना है। अब सबसे ज्यादा खर्चा पाकिस्तान का रेवेन्यू मिलिट्री के ऊपर होता था, अभी भी फिलहाल होता है। तो ये खर्चा उनको मिलिट्री स्पेंडिंग भी कम करनी पड़ेगी, तब जाके इनको लोन मिलेगा। लेकिन इस तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इवन मिलिट्री लीडरशिप है कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं ले रही है। इसलिए इसका असर जो पड़ेगा, इसका असर पाकिस्तान के ऊपर बहुत खराब पड़ रहा है। और कई देश जो हो रहे हैं कि यहाँ के लोग दूसरे देशों में जाके भीख मांगना कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा मैं। देखिए, पहली बार पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए 1956 में कर पाए। दे टुक अबाउट 7 to 8 years। और 2 साल के बाद ही वहां के राष्ट्रपति राजा ने अयूब खान को कमांडर इन चीफ बना दिया। अब जो मिलिट्री कमांडर इन चीफ थे उन्होंने 2 साल में इनको हटा के और टेक ओवर कर लिया। तो 58 से 65 और 68 तक तो इनका मार्शल लॉ चल गया। और दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द पाकिस्तान की तबाह होने की शुरुआत शुरू हुई। बट हाउएवर बीच में ये ठीक इसलिए हो गए कि अमेरिका जो था इंडिया को परस्यू कर रहा था, इंडिया को प्रेशर डाल रहा था कि कम्युनिस्ट ब्लॉक से वापस बाहर निकल जाओ। तो इंडिया क्या इस एम में अमेरिका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसकी निगाहें और पाकिस्तान की तरफ गई और पाकिस्तान को उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने करीब 1.5 बिलियन, अमेरिका ने 1.5 बिलियन 68 to 65 के बीच में उन्होंने उनको दिया, एड दिया। और इस एड का फायदा क्या हुआ? उन्होंने अपना मिलिट्री बिल्डअप किया, कोई इंडस्ट्री बिल्डअप नहीं की। अभी जो जैसे कॉटन और एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट था, उसमें एग्रीकल्चर मतलब गेहूं का सबसे ज्यादा पैदा होता था, वो ज्यादा बढ़ाया नहीं, वही चलता रहा। अब इसने इन्होंने मिलिट्री पैदा किया और मिलिट्री को मजबूत करके बाकी देशों को इन्होंने मिलिट्री हेल्प देके, भले इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, कहीं पर भी हो, इनके सर्विस सेक्टर मत कहेंगे इसको, उससे ये पैसा कमाना शुरू किया और इनकी इकोनॉमिक की स्थिति ठीक थी, अच्छी थी टिल 1965 वॉर तक। 65 वॉर में ये काफी अच्छे थे। लेकिन जिस तरीके से मिलिट्री रूल किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में देखा जाए जहां भी मिलिट्री रूल रहा है, वो मिलिट्री रूल देश की तरक्की में कभी साथ नहीं दिया। अब नॉर्थ कोरिया एक हमारे एग्जाम्पल है। देखिए, हमें कुछ पता ही नहीं वहां क्या हो रहा है जी। लेकिन वो सेल्फ सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज में मैनेज कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हाथ में इतने हैं, पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी कराने की। इंडिया ही नहीं, अब तो आजकल अफगानिस्तान में, ईरान में, हर जगह, इवन विश्व में भी कहां भी इनकी एक इंडस्ट्री बन गई है, टेररिस्ट पैदा करने की एक इंडस्ट्री बन गई है, जहां टेररिस्ट ट्रेन किए जाते हैं और बाहर भेजे जाते हैं। तो इधर ये खर्चा तो कम नहीं कर पा रहा है और बाकी इनकम खत्म हो गई। फ्लड्स आए तो एग्रीकल्चर का पूरा खराब हो गया था, सारी कॉटन इंडस्ट्री सारी बर्बाद हो गई। अब करेंगे तो क्या करें? और इनका जो है, इनका जो एक जो पॉलिटिकली जो लीडर होता है उसको एक समझ होती है और इसके लोगों के प्रति, अपने सिटीजन के प्रति कुछ झुकाव होता है, कुछ लगाव होता है और कुछ इनकी कमिटमेंट होती है कि हमें अपने लोगों के लिए कर रहा है। लेकिन ये कमिटमेंट एक फौजी लीडर को नहीं होगा। पाकिस्तान की आर्मी में इवन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जवान और जनरल के बीच में बहुत ज्यादा है। तो क्वाइट एविडेंट 71 वॉर में अपना मानिक शाह जी ने लिखा था कि उनके जवान कह रहे थे कि साहब हमें पता है कि इंडिया क्यों फौज लड़ी है, तो इंडिया के जो जनरल्स हैं वो इनके जवानों का ध्यान रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो बड़े बड़े वो बने हुए हैं, उनसे कोई बात ही नहीं कर सकता। इस चक्कर से देश का जो भी रेवेन्यू हुआ, जितनी भी इनकम होती थी और जिस तरह इंडस्ट्री पर सब पर कंट्रोल आदमी का था, इन्होंने काफी पैसे डाइवर्ट किए, स्विस बैंक में इधर किए। और पिछला एक बाजवा था इनका चीफ, वो तो वहां से भाग के अपने रिटायरमेंट के बाद ये पोस्ट ऑफ। इस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान का जो कॉफर था इसको खोखला कर दिया, खाली कर दिया अपने लालच में। लेकिन जब तक ये खाली कर दिया और इस हालत में पहुंच चुका हुआ है, ये फेल्ड स्टेट हो गया है। अब कब तक चलेगा? अब लोग भी रोड पर आ ही गए हैं, लोग रोड पर आ गए हैं और इनकी अगर इसी हकीकत को कोई दिखाना चाहता है तो उसे अगवा करवा देते हैं, मरवा देते हैं, यही कहेंगे, या फिर चाहते हैं कि उनकी असलियत सामने ना आए। दत्ता साहब, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ऐसे में यहाँ पर इस सोच को भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के प्रति इतनी नफरत क्यों है, भारत के प्रति इतना भेदभाव या वैर भाव क्यों है, आखिर भारत ने बिगाड़ा क्या है, कब तक ये सोच ऐसी ही बनी रहेगी?
मैं वही आपको पहले भी बता रहा था कि ये जो सोच पैदा करी गई है, ये अवाम की सोच नहीं है। ये सोच पाकिस्तान की फौज ने, वो डर इनके जहन में भर दिया कि भारत हमारे ऊपर हमला कर देगा, भारत पाकिस्तान को कब्जा कर देगा, आपको मार देगा, और हम कश्मीर को कब्जा कर लेंगे। एक तरफ वो कश्मीर को कब्जा करके जो एजेंडा वो चला रहा उसको दिखाता रहा कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, देखो जी अभी कश्मीर आजाद होने वाला है, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। एक वो दिखाया, एक भारत का डर दिखा के ये ताकत में काबिज रहे। तो अभी मैं बता रहा था कि पाकिस्तान की फौज ने ये जो डर बिठाया किसके ऊपर, कौम के ऊपर, और वो कौम ऐसी डरी, अरे भारत, हिंदुस्तान, इससे तो हमको बहुत खतरा है। जी। तो ये जो क्या है, इसको साइकोलॉजिकली इन्होंने अपनी अवाम के जहन में एक डर पैदा किया कि भारत से आपको बहुत खतरा है, भारत आपका दुश्मन है। जबकि जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है, अब ये मान के चलें, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत के अंदर हैं। हमारे मुस्लिम पॉपुलेशन, बहुतों की रिश्तेदारी है वहां पे, किसी की बेटी वहां पे आई है, कुछ है, उनका आना जाना था। तो ये जो पीपल टू पीपल रिलेशन था, ये बहुत अच्छा चल रहा था। और अगर आपको याद हो, जब वाजपेयी साहब लाहौर बस यात्रा लेके गए और उन्होंने क्या पैगाम दिया था कि एक नेबर, आप एक पड़ोसी की तरह आप रहें अच्छे, हम दोनों देशों का तरक्की करें, हमें लड़ाई लड़नी है गुर्बत से, हमें आपस से लड़ाई नहीं लड़नी है, हमने अवाम की गुर्बत से लड़ाई लड़नी है। और पाकिस्तान ने क्या किया, उन्हें देखा ये तो पीपल टू पीपल अब अच्छा रिश्ता होने वाला हो रहा है, तो उन्होंने कारगिल का वॉर कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की फौज, उन्होंने जब भी ये देखा कि भारत का अवाम और पाकिस्तान का अवाम आपस में दोस्ती भाईचारा चाहता है, उन्होंने तुरंत कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करी जिससे कि दुश्मनी पैदा हो जाए। हमारे मोदी साहब जब एक बार वापस लौट रहे थे तो लाहौर लैंड कर गए, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नवाज शरीफ को अपनी सेरेमनी में बुलाया जब शपथ ग्रहण का था, तो हमने अपना हाथ बढ़ाया दोस्ती का। लेकिन और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके बाद वो पठानकोट पे हमला करा दिया, कहीं और टेररिस्ट अटैक करा दिया, कहीं पुलवामा करा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है, हमारी नहीं है। हमारे साथ जंग लड़ेगा तो इनको हम ऐसा मिट्टी चटाएंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। 71 में एक बार दिखाया था हमने, और दोबारा भी दिखा देंगे। तो ये पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम के जहन के अंदर वो जहर घोलती है भारत के खिलाफ कि ये आपके ऊपर कब्जा कर देगा, हमला कर देगा, हमको सबसे बड़ा खतरा भारत से है। और मैं एक फौजी होने के नाते, एक फॉर्मेशन में एक जनरल ऑफिसर के नाते, मैं ये बताता हूं पाकिस्तान की अवाम को, भारत की फौज पाकिस्तान के 1 इंच जमीन के ऊपर पैर नहीं रखेगी। लेकिन पीओके हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा, वो लेंगे वापस, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावा हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये मरे भाड़ में जाए, कुएं में कूद जाए। तो ये पाकिस्तान की अवाम को मालूम होना चाहिए। दत्ता साहब, आप ये भी मानते हैं सर ये बात भी मानते हैं कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और शायद ये पाकिस्तान का पिछड़ापन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से इस सोच को ना तो डेवलप किया गया, ना पढ़ाई के ऊपर इतना ध्यान दिया गया, ना लोगों को एजुकेट किया गया, और शायद जो इनकी जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन पर ज्यादा फोकस है। बिल्कुल देखो, ऐसा है कि जो टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने उस समय सोवियत यूनियन के साथ लड़ने के लिए तैयार करी, अमेरिका के बेस्ट पे। अमेरिका इनको डॉलर दे रहा था, ये यहाँ से जिहादी तैयार कर रहे थे। और कहाँ से तैयार कर रहे थे? मदरसों से। मदरसे के अंदर, उसके जहन के अंदर ये भरा जा रहा था कि ये काफिर, ये काफिर, ये रशियन, ये अफगान, मतलब। तो उसके चक्कर में उसको ब्रेन वॉश करके एक फाइटिंग मशीन बनाया उन्होंने। और वो फाइटिंग मशीन टीटीपी आज पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर रही है। इन्होंने खुद जो पाले हुए थे, जिनको इन्होंने ब्रेन वॉश करके, मोटिवेट करके सोवियत यूनियन के साथ लड़ाया, उसके बाद अमेरिकन के साथ लड़ाया, वो आज पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। और क्यों पड़े हैं पाकिस्तान के पीछे? वो पूरा इनका निजाम चेंज करना चाहते, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटा के वो एक जो इस्लामिक स्टेट, जिसको इन ट्रू सेंस शरिया लॉ लाना चाहते, शरीयत लाना चाहते हैं वो। और ये जो इनका प्रोग्राम था, जो 2021 में
जब तालिबान काबिज आ गया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान को पता भी नहीं था, उसी समय से तालिबान अफगानिस्तान उनको पता चल गया था पाकिस्तान के दोगलेपन का। उन्होंने उस समय एक प्लान बनाया था जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, मीर अली प्लान। मीर अली प्लान के अंदर अफगानिस्तान और टीटीपी की मदद करेगा, अफगानिस्तान तालिबान अल कायदा की मदद करेगा, बलूच लिबरेशन आर्मी की मदद करेगा, और जितने मिलिटेंट ग्रुप आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ रहे हैं, उन सबको यूनाइट करके ये पाकिस्तान के अंदर तहलका मचाने का प्लान है, ताकि पाकिस्तान की फौज को घुटनों के ऊपर ले आए और वहां पे इनकी सत्ता काबिज हो जाए। अभी ये कार्रवाई अगर वो करेंगे तो इसके दो नतीजे निकलने वाले हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक यूनाइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज के दिन कौन से पावर, जिसको हम पावर सेंटर बोलते हैं, पंजाब, पूरा पंजाब जो है पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी पंजाब और पंजाबी मुसलमान, उन्होंने बलूच, खैबर, सिंधी, पीओ के हर एक जगह पे उन्होंने अपना जो क्या बोलते हैं प्रभाव और अपना दबदबा बना रखा है जी। तो क्या है, ये पंजाब अलग हो जाएगा, सारे जो और प्रांत हैं इनके, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनवा हो गया, सिंध हो गया, पीओजे के यहाँ जो अपना गिलगिस्तान, अपना गिलगित बाल्टिस्तान यानी पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ये निश्चित है, और धीरे धीरे अब इसको लेकर आवाज भी उठने लगी है। तिवारी सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर भुखमरी होगी किसी भी देश में तो जाहिर सी बात है कि लोग कैसे वहां पर सुकून में रहेंगे, और आवाज तो उठाई जाएगी। आवाज उठेगी तो ये निश्चित है कि पाकिस्तान अब पहले जैसी हालत में नहीं रहेगा, उसके टुकड़े होना तय है। यस, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन इसके पहले में एक प्रश्न जो आपने पूछा था उसके बारे में कुछ मैं कहना चाहूंगा। जी बोलिए सर। जब से ये डिवीजन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो इनका प्लान था, इनकी आर्मी का प्लान था 47-48 में कश्मीर को कब्जा करना। आई इन्होंने चुपके से आगे काफी कब्जा कर लिया, लेकिन उनको 60% एरिया से धक्का मार के 40% पे छोड़ दिया। तो ये उनके फौजियों के दिमाग में था कि हम वहां भी, हम इतने सरप्राइज अटैक करके भी हमें पीछे हटना पड़ा, ये था। उसके बाद से इन्होंने यूएसए का साथ लेके उन्होंने खाली अपनी आर्म्स और अपने पावर बढ़ाए, और इस पावर को एयरफोर्स, पर्टिकुलरली एयरफोर्स पावर बहुत बढ़ाया। अब 62 वॉर के बाद जब उन्होंने सोचा, 62 वॉर के बाद सोचा कि इंडिया कमजोर हो गई है, तो 65 वाली वॉर उन्होंने खुद ही इंड्यूस की थी। उस वॉर में भी पहले भले उनके पास साइबर थे, पैट्रियट टैंक थे, अच्छे इक्विपमेंट से अमेरिका के, तो पूरी उम्मीद थी, लेकिन हमारे भारतीय फौजियों के वजह से उनको वहां भी मात खानी पड़ी। फिर सबसे अंत जब लास्ट में जब सील हुआ वो 71, तो इनके फौजियों के दिमाग में हमेशा बात बैठी हुई है कि हमने जब भी कोशिश की हम मिट्टी पे मिल गए, और हम मतलब मुंह के खाए हैं, हर फ्रंट पे हम हारे हैं। तो ये जो इनकी परेशानी है और जो दुश्मनी है, ये फौजियों के दिमाग में तो अवश्य रहेगी। भले ही जैसे ये मिलिट्री लीडरशिप के कंट्रोल में अगर नहीं आएगा, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये सब जो फेलियर है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, बिकॉज उनका उद्देश्य देश के प्रति होता है, देश के। लेकिन तिवारी सर, जो आप बता रहे मिलिट्री तो खैर कंट्रोल कर ही रही है, लेकिन जो टॉप ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के, वो ही इसमें आगे रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हमें दत्ता साहब ने भी बताया कि उनके जो जवान हैं वो उन पर भी ध्यान नहीं देते हैं। यानी मिलिट्री भी डिवाइडेड है, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो चाहते हैं सत्ता सिर्फ उन्हीं के हाथ में रहे। यस मैडम, बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ। टॉप इनका इकोनॉमिक, इनका डिस्पैरिटी इतनी है टॉप और लोअर में कि परेशान कर देते हैं ये लोग। जिस तरीके से ये अपना पिछले जो जनरल साहब थे, क्या नाम था भूल रहा हूँ, वो रिटायर होके सारे वहां चले गए। इसका मतलब ये लोग जो है अपने पैसे स्विस बैंक में, इंग्लैंड में, यूरोप में ट्रांसफर कर रहे हैं। इनके जवानों को ये पूरी अच्छी तरीके से पता है। ये एक मेन कारण है कि उनके जवानों का मोटिवेशन हाई नहीं है। अभी जो एक मीटिंग हुई है फिलहाल, जिसमें कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप कंबाइंड हुए हैं, और वो डिस्कस करना चाहते हैं कि हमें अफगानिस्तान से हमारे टाइज, अफगानिस्तान के हमसे अच्छे संबंध बनाए। तो ये बात सुन के जो वहां जवान पश्तून से, अफगानिस्तान से जो लड़ रहे हैं, उन जवानों से वो खुशी पैदा हुई है। तो ये किस कंडीशन में नहीं है कि अफगानिस्तान से भी लड़ सके। तो ये सब ध्यान देते हुए देखिए, बलूचिस्तान है, खैबर है, इवन गिलगित बाल्टिस्तान है, ये जो है बलूचिस्तान का देखिए एक टिपिकल सिचुएशन है, जहां रिसोर्सेज है जिससे पाकिस्तान को इनकम होती है, वो एरिया बहुत निगलेक्टेड।
उसके मिलिट्री में है पोर्शन, बट पॉलिटिकल लीडरशिप में उनका उनकी जो जिम्मेदारी, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो 2 या 3% है। सिमिलरली पश्तून का जो एरिया है, बिकॉज इनका जो है ये अलग है, मतलब इनकी जो भले ही पाकिस्तान की एक लैंग्वेज देखिए, मान लीजिए उर्दू और इंग्लिश है, बट जी। पाकिस्तान में 75 अदर लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो पाकिस्तान के जो 4-5 पोर्शंस है, ये इनके मल्टी एथिकल एंड मल्टी डिफरेंट ट्राइब्स हैं, डिफरेंट उनके ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट उनकी भाषाएं हैं, वो इनको कंट्रोल करने के लिए और एक साथ मिलाने की कोशिश कभी नहीं की पाकिस्तान में। जब पंजाबी, जैसे दत्ता साहब बता रहे थे, पंजाबी पोर्शन वाले जो है उन्होंने हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश की और इंडिया को निग्लेक्ट किया है। इससे जो डिसकंटेनमेंट जो बलूचिस्तान में हुआ, खैबर में हुआ, ये पनप रहा है, काफी तेजी से पनप रहा है और ये एक रूप लेगा। और पर्टिकुलरली जब पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब हो गई है तो मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर करने के कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम होगा, मिलिट्री वीक होगी, तो जो एथनिक ग्रुप्स हैं जो मिलिट्री के खिलाफ लड़ रहे हैं वो उभरेंगे और ताकतवर होंगे, तब डेफिनेटली वो अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे। और अलग हो गया तो बलूचिस्तान बहुत सुधर जाएगा। इवन खैबर जो कि मतलब कि टूरिज्म पॉइंट से इतना आगे है, पाकिस्तान की काफी अर्निंग टूरिज्म से होती थी, लेकिन 17 के बाद से जो पोर्शन है, ये स्वाति घाटी है या पूरे जो हिल्स है वहां पर, इट वाज अ ट्रेमेंडस प्लेस, इट वाज नोन एज स्विट्जरलैंड, इट वाज समथिंग अकीन टू द श्रीनगर। तो स्वाति घाटी, ये जो इनकम भी इनकी खत्म हो गई है, जो भी इनकम थी सारी थी, धीरे धीरे इनकी खत्म हो रही है। और ये इनकम का जो एक्सपेंडिचर जो मिलिट्री पर करते थे, ये कम हो रहा है। लेकिन एक ही बात का डर है कि अगर ये वीक हो गई, अगर ये उनके न्यूक्लियर और ये जो इंस्टीट्यूशंस है, अगर उनके नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ, टेररिस्ट एक्टिविटी के हाथ में अगर आ गए, तो वो इंडिया को नहीं बल्कि विश्व को भी खतरा होगा। आई एम श्योर इस बात का ध्यान जरूर लोग रख रहे हैं और बाकी कंट्री भी फॉलो कर रही है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ ना होने जाए। हम उम्मीद करते हैं वो स्टेबलाइज कर जाए, पाकिस्तान की स्थिति ठीक हो जाए, अवाम इतना आवाज उठाए कि उनकी पाकिस्तान की आर्मी वीक हो जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप जिनको अपने अवाम के प्रति लगाव होता है और कुछ करना चाहते हैं, जो भावनाएं होती है, उनको मौका मिले और ये स्टेबलाइज हो जाए। शायद ये जो भावनात्मक अटैचमेंट है ना देशवासियों से, उसकी बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर। दत्ता साहब से मेरा सवाल होगा, ये देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कितनी है बलूचिस्तान में, लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह से पाकिस्तान लगातार लोगों को मरवा रहा है, आप सोच देखिए सर कि पाकिस्तान के पास अगर कब्जा भी है बलूचिस्तान पर, तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, जो यहाँ का रहन सहन है वो सुधार दिया जाए, या लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल, देखिए, जो अवाम का खुशहाली के लिए काम करते हैं वो कौन लोग होते हैं? जिनको आप इलेक्ट करके अपना लीडर चुनते हैं, वो अपनी अवाम के लिए काम करते हैं। जब वहाँ पे कोई ऐसा इलेक्टेड लीडर ही नहीं है जो अपने अलग अलग प्रांतों को रिप्रेजेंट करके उनकी खुशहाली के बारे में सोचे या बात करे और उसके अंदर इतनी कुव्वत हो कि वो उसको इम्प्लीमेंट करा पाए, तो वो अवाम का तो बेड़ा गर्क होना ही है। अब जब बलूचिस्तान इतना सबसे बड़ा प्रांत, सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, हर प्रकार का जो उर्वरक जिसको बोलते हैं वहां मिल रहा है, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बाद में आपने चीन को न्योता दे दिया वहां सी पैक बनाने का, और जो लोकल बलूच है उनको आपने दबा के रख दिया बिल्कुल, तो वो तो रिवोल्ट करेंगे। तो रिवोल्ट तो बल्कि जब पार्टीशन हुआ था भारत का, वो उस समय भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। बलूचिस्तान एक लिबरेट अलग रहना चाहते थे, यहाँ भारत के साथ मिलना चाहते थे वो। तो लेकिन पाकिस्तान की फौज ने जबरदस्ती जाके कब्जा करके उनको अपने नीचे दबा लिया। तो अगर मान लीजिए वहां ट्रू डेमोक्रेसी होती पाकिस्तान में, और उनके जो डेमोक्रेटिक चुने हुए लीडर थे अपने इलाके की तरक्की, खुशहाली और लोगों का भला सोचते, तो बलूचिस्तान भी एक बड़ा प्रॉस्पर स्टेट होता। अगर वहां प्रॉस्पेरिटी आती तो उनको खुशी होती कि हमारे इलाके से सी पैक का इलाका निकल रहा है जिसके अंदर हमारी और तरक्की होगी, इंटरनेशनल ट्रेड होगा। लेकिन आपने उनको एक्सप्लॉइट करके वहां से सी पैक निकाल दिया, आप वहां पे हर एक प्रकार का मिनरल निकाल रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए जो बलूच हैं वो तो डेफिनेटली अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। तो ये जो एक फौज जिसका किसी से लेना देना नहीं है, उनको पैसा मिल जाना चाहिए। ये एक मर्शनरी फौज है, ये पैसा लेके इन्होंने जॉर्डन में जाके पैलेस्टीनियन को मरवाया, 25,000 पैलेस्टीनियन। ये क्या इस्लाम की बात करते हैं? कौन सा इस्लाम? इन्होंने खुद मुसलमानों को मारा, इन्होंने ये अपने देश के अंदर मुसलमानों को मार रहे हैं। बलूच कौन है?
क्या वो हिंदू है? मुसलमान, उनको मार रहे हैं ये सिंध के अंदर कर रहे हैं, जो मुहाजिर है उनको दबा के रखते हैं। तो ये कोई मुसलमान का भाईचारा नहीं है, ये कोई इस्लाम का भाईचारा नहीं है, ये एक एब्सोल्युटली करप्ट आर्मी जो माफिया की तरह एक मुल्क चला रही है। अपने अलावा उनको और कुछ दिखाई नहीं देता है, और मुल्क की आवाम अनफॉर्चुनेटली इनके खिलाफ रिवोल्ट करके इनको पावर से नहीं हटा पाई। मैं कहता हूं अगर कल सर ये आवाम खड़ी होगा हो जाए। कैसे दत्ता साहब, आखिर होगा कैसे? यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो आवाम है, वो क्या सोई हुई है या फिर उसके हाथ में पावर नहीं है? क्योंकि तख्ता पलट तो अगर बांग्लादेश में हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? आप देखिए, जब आपको याद होगा पीटीआई के लोग जब ये इलेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने हमला कर दिया था ना एकदम, तो ये पाकिस्तान की फौज के छक्के छूट गए थे, लेकिन वो थे अनआर्म्ड लोग। उन्होंने जाके अपना रिवोल्ट किया, वो इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर में घुस गए, कोर कमांडर के घर को जाके उन्होंने लूटा, कोर कमांडर को वहां से निकाल दिया। अगर मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, अगर उस दिन उसके अवाम के हाथों में हथियार होता तो पाकिस्तान की फौज भागती हुई दिखाई दे जाती आपको। तो कहने का मतलब यह है कि वो चिंगाड़ी लगने में देर नहीं लगेगी, वो चिंगाड़ी का एक ट्रिगर होना चाहिए। इमरान खान को इन्होंने 14 साल की जेल सुना दी है, बुशरा बीबी को 7 साल की सुना दी है। तो अभी वो कैसे नेक्स्ट चिंगाड़ी चालू होगी वो मैंने आपको बता दिया कि मीर अली जो प्लान है इनका, किसका, तालिबान का, और जो और गुट है वो एक्टिवेट हो चुका है, वो कार्रवाई चालू है। अभी तो अभी ये पाकिस्तान की फौज को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा कि हम अपने देश को बचा के कैसे रखें। और देश को बचाने का एक ही तरीका है, या तो आप पाकिस्तान की फौज को हटा दो और जहां आप टीटीपी को आप काबिज कर दीजिए अपने रूल में। और दूसरी बात यह है कि जहां तक न्यूक्लियर असेट्स का सवाल है, अमेरिका की बड़ी पैनी नजरें हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट पे, और उन्होंने पहले भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोला हुआ है कि अगर हमें जिस दिन ये लगा कि तुम्हारे न्यूक्लियर असेट तुम्हारे सिक्योरिटी कब्जे में नहीं है तो हम इनको अपने कब्जे में ले लेंगे या हम उनको तबाह कर देंगे। ये तो ऑलरेडी आप गारंटी मान के चलिए। तो उसके लिए भारत को कोई ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका और इजराइल वेट कर रहा है मौके की कि कब आके वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स को डीकैप कर दें। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये 100% इजराइल वेट कर रहा है। वो बल्कि वो तो ईरान का भी मौका ढूंढ रहे हैं कि हमें मौका मिले तो हम उसका भी कैपिंग कर दें जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को तो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं वो। उनका एक्चुअली मैं मतलब नहीं बताना चाहूंगा, और बहुत बार उन्होंने मशवरा भी किया है कि साहब हमें रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी दे दीजिए, हम स्ट्राइक कर देंगे पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जिस दिन इनका ये हमें हशर दिखाई दिया कि इनके हाथ से बाहर जाने वाला है, इनके न्यूक्लियर सेट जो हैं कब्जे में ले लिए जाएंगे, और वो हम यकीन करेंगे, अमेरिका यकीन करेगा और पावर यकीन करेंगी कि वो किसी टेररिस्ट के हाथ में ना लगे। टेररिस्ट के हाथ में हाउएवर माइनर टेक्नोलॉजी लग सकती है, न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल लग सकता है, डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे वो सुनने में आता साहब इतने किलो यूरेनियम ले गए, लेकिन वो सुनने में आया कि तो पाकिस्तान आर्मी ने वो यूरेनियम बेच दिया ईरान को, और यहाँ पे एक तमाशा बनाया कि जी हमारे वो साइंटिस्ट अगवा हो गए हैं और यूरेनियम ले गया, वो ले गया, हमें नहीं पता, आर्मी ने कुछ नहीं किया, टीटीपी ले गई। तो दुनिया पागल नहीं है, दुनिया सब देख रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान की फौज किसी का उल्लू नहीं बना सकती आज के दिन में। तो ये अंडर स्कैनर में है ये लोग, और इनको अभी आगे चल के क्या अभी आप देखिए ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले रहे हैं जी। घर में खाने को पैसा नहीं है, अब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। अभी तक तो भारत के पास नहीं आया 5th जनरेशन, जिसके पास इतनी कुव्वत है, पैसा है, सब कुछ है, ये पाकिस्तान की फौज। तो अवाम का भला कहां से होगा? तो कहने का मतलब ये है कि अवाम को सोचना पड़ेगा कि उनको ये फौज चाहिए, क्यों उनको अपना भला चाहिए।
और मैं जी। दोबारा और पाकिस्तान के शायद अवाम यही को डर भी रहा सर, यही डर भी रहा जिसके चलते तकरीबन 56 यूट्यूबर्स गायब हो चुके हैं जो देश के हालात बता रहे हैं, और पाकिस्तान सरकार नहीं चाहती कि उनकी कोई भी सच्चाई सामने आए। तिवारी जी, और ये बहुत बड़ी कंसर्न है इस वक्त कि आखिर किस तरह से खौफ है पाकिस्तान की सरकार में कि अगर उनकी सच्चाई आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो जनता है उनका आक्रोश देखने को मिलेगा और सत्ता पलट, तख्ता पलट तक हो सकता है। बिल्कुल, ये जो एस्पेक्ट मुझे दबा रहे हैं, ये आप जो सही कह रहे हो पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, जैसे आपने बांग्लादेश का क्वेश्चन पूछा कि बांग्लादेश में जब बदल सकता है तब पाकिस्तान में क्यों नहीं बदला। देखिए, पाकिस्तान में जो उनकी पॉपुलेशन का और मिलिट्री का जो रेशियो है, पर्टिकुलरली बिकॉज इंडिया से बॉर्डर था, उनको डर नहीं था, तो बहुत ही काफी लो है। मतलब उससे इतनी आर्मी नहीं है कि जो उनको दबा के रख सके, पुलिस दबा के रख सके। इसलिए इस तरह का आवाम का सामने आना और रोड को सिविल मतलब अनरेस्ट करना ये आसान था पब्लिक के। बल्कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जितनी से 23 या 24 या 30 करोड़ जो पॉपुलेशन फिलहाल है, 27 से 28 करोड़ पॉपुलेशन है, वो काफी एकजुट नहीं है, बल्कि अलग अलग फैली हुई है। बलूचिस्तान अलग है, वो एक साथ कंबाइन नहीं हो सकते। ठीक है, अफगानिस्तान बॉर्डर वाले जो खैबर में पश्तून है वो अलग है, गिलगिट अपना रोना रो रहा है उधर। ठीक है, मतलब इनको जो है अभी फिलहाल पंजाब है एक मेन सपोर्ट है, तो इनकी आर्मी जो है उसी बलूचीज को सब दबाने की कोशिश कर रही है और उधर दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक ये अनरेस्ट सिंध और पंजाब में नहीं आएगा, फुल रूप से जब तक नहीं आएगा, तब तक ये लोग आसानी से दबा सकेंगे। और जो मेन है, इसलिए ये प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे आप यूट्यूबर्स को बंद कर दिया, ये जितनी भी सोशल मीडिया है वो सबको बंद करके कोशिश कर रहे हैं ताकि ये फैल ना सके। हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कब तक कायम रहेगी, कब तक रहेगी, ये देखने की बात है। अब मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत देर तक इस तरीके से ये नहीं चल सकते और एक जागरण, एक लोगों के प्रति भावना बढ़ेगी। अब पाकिस्तान के पास तो अब खाने के लिए छोड़ दीजिए, पढ़ाने के लोगों को पैसे के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आईटी डिपार्टमेंट कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम हो गया होगा। अब ना खाओ गेहूं के लिए अगर आपस में जब जनता लड़ना शुरू कर देगी, आपस में कटना शुरू कर देगी, तो उनको नजर आएगा कौन ऐश कर रहे हैं, वो फौज ऐश कर रही है। तो फौज के एक बटालियन, एक रेजिमेंट पर अटैक करना एक बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। इस स्थिति को मैं नकार नहीं सकता। ऐसी स्थिति आएगी जब पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ही और लोग इकट्ठा होकर सरप्राइज अटैक करके इनको परेशान करेंगे, और तभी इनको सुधार आ सकता है। उसके बाद ही एक एबल लीडरशिप, होपफुली जैसे इंडिया में अभी लीडरशिप आई हुई है, वैसी लीडरशिप वहां पनपे और करे, ताकि पाकिस्तान के आवाम को थोड़ी राहत मिल सके और अच्छा काम कर सके। उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, एरिया भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी डाइवर्स है। कहने के लिए तो उन्होंने मुस्लिम स्टेट, इस्लामिक स्टेट बना दिया, लेकिन इस्लामिक स्टेट से नहीं है। मैं अभी बता रहा था, वहां 75 से 80 अदर लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब जो जितने पश्तो या ये अफगानिस्तान बॉर्डर के जो है, उनका सब कुछ सिस्टम भी अलग है, बलूची का भी सिस्टम अलग है। वो नहीं कहते हम अलग है, लेकिन दे वांट टू फॉलो देयर ओन रूल्स, अपने रूल फॉलो करना चाहते हैं, अपना वो करना चाहते हैं। इस्लामिक और ये सुन्नी और शिया, सुन्नी वाले से उतना उनको मतलब नहीं है, बिकॉज उनका इतिहास अलग रहा है और वो एक क्लोज नेट ग्रुप है, वो अपना एक ग्रुप है, वैसा ही रहना चाहते हैं। इसको तोड़ना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने एक अच्छी तरीके से कोशिश नहीं की, वो तोड़ो मत, लेकिन उनको मर्ज करो। इसमें वो कभी पर्टिकुलरली उनको ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही था, और इनके कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम लोग करेंगे ये सब, जब चाहे तो दबा देंगे। लेकिन समय लगा, लेकिन अब पनप के ऊपर आ गए हैं, और नाउ ग्रेजुअली पाकिस्तान भी रियलाइज कर रहा है और इनकी फौज भी रियलाइज करेगी। कुछ दिनों बाद हमें सुनने में आएगा कि जनरल्स भी भाग के चले गए, देश छोड़ के कहीं और चले गए धीरे धीरे, तो मारे ना जाए। लेकिन समस्या लोगों के सामने रहेगी। दत्ता साहब, अब क्या ऑप्शन पाकिस्तान के सामने है? अगर लोग भूखे मरेंगे तो उन्हें बचाना तो होगा, या फिर ऐसे ही हालात में छोड़ देंगे? देखिए, जब वो इसको बोलते हैं इम्प्लोजन जब होने का टाइम आ जाता है तो अंदर से वो फटता है, इंटरनल वो इम्प्लोजन होता है। तो वही हालत अभी पाकिस्तान की होने वाली है। जब वहां पे भुखमरी हो गई, खाने पीने को राशन नहीं मिल रहा है, भारत से कोई इमदाद नहीं जा रही है, अफगानिस्तान वैसे इनको अभी इमदाद नहीं देगा, अमेरिकन ने वैसे ही अपना हाथ पीछे खींच रखा है, वर्ल्ड बैंक इनको देने को तैयार नहीं है, बल्कि थोड़ा अभी मांगा था इन्होंने लोन, कुछ तो इनको मिला है, लेकिन IMF वालों ने बिल्कुल कैप कर रखा है। और वो कह रहे हैं कि जब तक आप इसको अपना
जिसको जितने आपने गलत इकोनॉमिक डिसीजन ले रखे हैं उसको बंद नहीं करेंगे, सब्सिडी बंद नहीं करेंगे, आप ये फालतू के खर्चे बंद नहीं करेंगे, फौज के एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे, तो हम आपको लोन नहीं देंगे। अभी ये लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ता है इनको, तो कितनी देर तक कोई भी कंट्री या कोई भी इदारा इनको लोन देगा? नहीं देगा वो। अगर मेरे को पता मेरा पैसा डूब जाएगा इनको देने के बाद, तो मैं क्यों दूंगा? नहीं दूंगा मैं। इसलिए पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की फौज को हटाना पड़ेगा। अपने आसपास के जो इनके मित्र या इनके पड़ोसी हैं उनको बोलना पड़ेगा, भाई गलती होगी हमसे, आप हमारी मदद करें। और मैं आपको जी आश्वासन अच्छा देता हूं दत्ता साहब, आगे। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि चीन लगातार कहीं ना कहीं हितैषी बना हुआ था पाकिस्तान का, वजह थी भारत को कमजोर करने की वजह से। क्या अभी भी वही हालात है? चीन को भी इसकी सच्चाई समझ में आ गई है या फिर चीन अभी भी इसका मित्र बना हुआ है? देखिए, ऐसा है कि चीन एक, जिसको बोलते हैं ना, मैं एक वर्ड जिसको, एक शातिर होता है, एक होता है कि इंटेलिजेंट। वो इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, वो पूरी दुनिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका एम है कि अगर वो बेल्ट एंड रोड बनाते हैं, उसके माध्यम से जो उनका जो प्रोडक्ट है वो दुनिया में बिकेगा जाके, उससे उनको ज्यादा कमाई होगी। अगर उनको ये पता चले कि मेरा पैसा डूबता चला जा रहा है, मैं पैसा जो सीपैक में लगा रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा कि नहीं, क्या बलूच कब्जा कर लेंगे वहां पे, कि क्या टीटीपी वाले कर लेंगे, क्या अफगानिस्तान घुस जाएगा वहां, या सिंध वाले वहां से अपराइजिंग कर देंगे, या हिंदुस्तान अपना जो कश्मीर का हिस्सा वापस लेगा और वहां पे काबिज हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए हमने उसको ले लिया, किसको, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को, तो सीपैक कट गया ना, हमारे बिना तो रास्ता निकल नहीं सकता फिर ये। तो ये ऐसा है कि एक चेस गेम है ये, इसके अंदर यहाँ भारत बैठा है, हम भी अपना मौका देख रहे हैं, चीन अपना देख रहा फायदा, और पाकिस्तान सोच रहा था कि हमें कहीं से भी वो भीख मिल जाए खाने को और ले लो। लेकिन अभी लोगों को पता चल रही, तो ये तो अंधा कुआं है, इसमें जितना पैसा डालेंगे वो घर की होगा आपका, तो फिर वो डालना बंद कर देंगे। तो चीन जो है, ये बड़ी पुरानी कहावत है, दे आर नो परमानेंट enemies and no permanent friends in international relation. It is the national interest which matters more. एक नेशनल इंटरेस्ट जो मुल्क का है वो उसके मुताबिक काम करता है। अगर उसको ये लगे कि मेरा नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ जाने से नहीं है, तो मैं अपनी सपोर्ट हटा लूंगा, तो चीन भी वो कर देगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा आगे चल के, ये कितनी गुर्बत और कहां पे जाके डूबेंगे ये, और चीन भी देख रहा है इनको, वार्निंग दे चुका है इनको, लेकिन डूबना तय है। तिवारी जी, आप क्या मानते हैं सर, क्या कहेंगे? तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट बहुत स्वार्थी है, मैं कह रहा हूँ सेल्फिश है। हर जगह जहां भी अफ्रीका में भी गया, वहां नेचुरल रिसोर्सेज के लिए गया। अब ये जो अगर ये रोड जो बनाया है इसने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो बलूचिस्तान के थ्रू जा रहा, तो बलूचिस्तान वाले कई बार अटैक हो रहे हैं, जहाँ चाइनीज इंजीनियर्स मारे जाते हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन इसमें चीन को लगेगा कि हमारे लिए सेफ नहीं है, बेसिकली रोड बना रहा है, वो ट्रेड यूरोप और अफ्रीका अंदर जाने के लिए यहाँ से आसान हो जाएगा और सस्ता ही पड़ेगा।